हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर इन्फो पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं नागेंद्र आप लोगों को आज लेकर आया हूँ हिंदी की वीडियो। मैं सुपर टेट के कवर सिलेबस को कवर कराऊंगा। आज का वीडियो जो है हिंदी के पहले टॉपिक वर्णमाला से है, तो आइए देखते हैं। मैं जो यह हिंदी का जो पेपर का जो सिलेबस होगा मैं लूसेंट बुक से कवर कराऊंगा। लूसेंट सबसे अच्छी बुक सुपर टेट के लिए मानी जाती है, क्योंकि इसमें से आपको 18 से 19 नंबर के क्वेश्चन हिंदी से सेम टू सेम मिल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को लूसेंट हिंदी का बुक कवर कराऊंगा। वर्णमाला, पहला टॉपिक वर्णमाला है। पहले मैं इसके सिलेबस को कवर कराऊंगा, इसके बाद इसका MCQ कराऊंगा, जिससे आप लोगों को अपनी तैयारी में आसानी मिले और आप अच्छे मार्क्स अगेन कर सकें। तो चलते हैं हम लोग पहला टॉपिक वर्णमाला पे। तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। जो वर्णमाला का पहला है, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, और भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वह वाक्य होती है, और यह छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई जो पद या शब्द होती है, और पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब एक आरोही क्रम में जैसे हो गया आपका अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और भाषा। और सबसे छोटी अक्षर से छोटी इकाई जो होती है ध्वनि या वर्ण होती है। राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं, जैसे आक मुद्रा और म, एवं 4 वर्ण होते हैं। राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं और 4 वर्ण होते हैं, जैसे र में आ आता है, फिर म में अ आता है, तो ये 4 अच्छे हो गए। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट देख लीजिए, वर्ड जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और मानक हिंदी वर्णमाला जो होती है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और प्लस 4 संयुक्त वर्ड होते हैं। आइए देख लेते हैं स्वर। अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ओ, अंग और अ। तो आपका 10 प्लस 3 13 हो गए। और व्यंजन में जो हो गया आपका क वर्ग, क ख ग घ अंगा, फिर च वर्ग च छ ज झ इया, फिर ट वर्ग ट ठ ढ ढ, उसमें द्विगुण व्यंजन होता है ढ और ढ। त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, अंतस्थ में य र ल और व, उसमें स ह। संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा आपका छ त्र ज्ञ स्र। तो इस प्रकार 33 प्लस 2 35 हो गए, और 10 3 13। जो क्षत्रिय होता है क और स से बनता है, त्र होता है त और र से बनता है, ज्ञ होता है ज और अ से बनता है, और स्र होता है स और र से बनता है। आज में विदेशों से आगत
या गृहीत ध्वनियाँ जो विदेशी भाषा है, अरबी भाषा, जैसे क, अ, ख, य, फ, इसका प्रयोग जो है हम तल बिंदु या नुक्का वाले वर्ड कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है आ, और चंद बिंदु वाले वर्ड होते हैं। वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 होती है। 10 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन होते हैं। 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत होता है। एक य और फ है। जिसे छ, त्र, ज्ञ, स्र एकल व्यंजन नहीं है, यह संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 होती है, जिसमें उन सभी वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग किए जाते हैं। स्वर देख लिए। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ड जो होते हैं वह स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। और स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में आइए देख लेते हैं। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा उच्चारण और काल के आधार पर जो पहला स्वर है ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा या 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, आ। प्लुत स्वर। अगला है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसे संवाद में किया जाता है, जैसे नाटक में प्रयोग किया, जैसे जैसे राम, रम या आम, राम, राम हो गया ना, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है, अग्रस्वर, जिन स्वरों में उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे ईब, ए, आए, मुख का जो अग्र भाग इसमें काम कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर। और जिन स्वरों में मध्य स्वर है, जिन स्वरों में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, जैसे अ, मध्य भाग कार्य कर रहा है इसमें। और इसमें जैसे पक्ष स्वर, जिन स्वरों में जीभ का पक्ष भाग काम करता है, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। इन स्वरों को हम कहेंगे पश स्वर। तीसरा है मुख द्वार। मुख विवर या मुख के खुलने के आधार पर विवृत, जिन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, इसमें पूरा मुख खुल गया। और अर्धवृत्त, जिन स्वरों में उच्चारण में मुख का द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, औ, आ। और अर्ध समृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, आधा खुलता है, जिसमें ए, ओ। समृद्ध, जिन स्वरों में उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई,
बड़ी, ऊ, ऊ। आप देख लीजिए जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान, इसमें इधर से कंठ, कंठ में हो गया आपका अ, आ, अह और क वर्ग और ह। कंठ में आएंगे अक्षर, इसको ध्यान से देखिए, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे कंठ से। कंठ में जो आएंगे अ हो गया, आ हो गया, अह हो गया। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग हो गया और ह हो गया, ये कंठ में आएंगे। और तालुब्य में, तालब्य में आएंगे आपके ई, बड़ी और च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय और य और स, ये तालब्य में आएंगे। तालुब्य में इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इससे आपको परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तालु या तालब्य में ई, बड़ी, च वर्ग, य और स। कंठ और तालुब्य, कंठ और तालुब्य जिसे जिसका उच्चारण होगा वह होता है ए और ऐ। मूर्धा से मूर्धन्य, जैसे ऋषि हो गया आपका, ट वर्ग हो गया और श हो गया, खस मूर्धन्य स। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़, यह आपका मूर्धन्य हो गया, मूर्धा। इसमें ऋषि भी आता है और स भी आता है। कंठ ओष्ठ में, कंठ मतलब ओष्ठ, ओठ और कंठ दोनों में ओ हो गया, अ हो गया और आ हो गया। ओठस्य, ओठस्य में हो जाएगा आपका प वर्ग और ऊ, बड़ा ऊ। दंतोष्ठ में वह हो जाएगा, दंत और ओष्ठ में वह हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। दंत्य, दंत, दंत्य, दंत या दंत्य। त वर्ग आता है और स आता है। त में त, थ, द, ध, न हो जाएगा और स हो जाएगा। और दंत मूल में, जिसे वह तर्य कहते हैं, दंत मूल में आ जाएगा, र हो जाएगा और ल हो जाएगा। नासिक में, नासिक में अंग, ड़, अ, ड़, न, म, यह आपके नासिक में हो जाएंगे। यह वर्णों का उच्चारण स्थान है। ओठों के स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी और विवृत, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी होता है, जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ई, बड़ी, ए, ऐ, और जिसमें वृत्त के आकार का हो जाता है ओठ, उसे वृत्तमुखी कहते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ये जो होता है ओठों के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर है। तो ये था आपका पहला पार्ट, और अगली वीडियो में दूसरा पार्ट कवर कराकर इसका एमसीक्यू हम कराएंगे। यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।